बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि मुझे सुपर वुमेन कैंपेन से जोड़ा है और मुझे इस काबिल समझा कि मैं देश की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन सकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपर वुमेन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी जो सुपर वुमेन है उनके बारे में अगर हम बात करें तो मुंबई की मशहूर लॉयर हैं जिनका नाम है आभा सिंह, जो कि महिलाओं की एक आवाज की तरह हमेशा काम करती हैं। उनकी हर वो परेशानियों को लोगों तक ले आती हैं और उनको इंसाफ दिलाती हैं। तो मिलते हैं आभा जी से, जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। आभा जी नमस्कार, नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। आभा जी एक चीज जाननी है कि कैसी रही आपकी यूपी से मुंबई तक की जर्नी। मुझे लगता है आसान तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो न भारत को मैं बधाई देना चाहूंगी कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है सुपर वुमन का, क्योंकि मेरा मानना है कि हर महिला एक सुपर वुमन है। और आपका ये जो है ना 365 दिन इंटरव्यू चलेंगे, क्योंकि आपको रोज एक महिला जरूर मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और रही थैंक मेरी अपनी जर्नी की बात, तो बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल आसान नहीं थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही आज लोगों को याद आ जाता है कि वहां अभी भी महिलाएं घूंघट में है, आज भी चाइल्ड मैरिज होती है, आज भी पर्दा होता है, आज भी बेटे की चाह होती है। तो वो सब देखते हुए बिल्कुल मैं कहूंगी कि मैं आई वॉज बॉर्न, मैं ऐसे घर में जरूर पैदा हुई थी जिसकी माँ एमए पास थी 1961 में। लेकिन उस माँ ने कभी नौकरी नहीं की, क्योंकि जिस परिवार से वो आती थी वहां पे महिलाएं नौकरी नहीं करती थी। तो मदर की जो एक शौक रह गया कि मैंने एमए पढ़ा 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, तो मैं अपनी बेटियों को अफसर जरूर बनाऊंगी। और अफसर बेटी देखने की चाह में उन्होंने हमको लखनऊ में लोरेटो कॉन्वेंट में एडमिशन कराया। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ कि मैंने 3 स्कूल बदले लखनऊ में 70s में। जब लड़कियां हिंदी मीडियम में पढ़ती थी तो मैं जी। 1 कॉन्वेंट से 2nd कॉन्वेंट से लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची, क्योंकि मदर का कहना था आई शुड स्टडी इन द बेस्ट स्कूल। अब स्कूलिंग तो बहुत अच्छी हुई। अब 80s में जेएनयू, आज जो लोग जेएनयू की बात करते हैं, मैं जेएनयू पढ़ने गई तो उस मदर ने कहा नहीं, दिल्ली जाओ, जेएनयू में पढ़ो, अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर करो। तो एजुकेशन तो मेरी बहुत अच्छी हुई, टॉपर थी मैं कॉलेज में। लेकिन जब आगे करियर की बात आई तो अगेन फैमिली का वही प्रेशर कि शादी इज मोर इम्पोर्टेंट। और जी। सिंह साहब आईपीएस में थे, महाराष्ट्र काडर थे, और ठाकुरों में वैसे भी बड़ा कंजर्वेटिव आउटलुक होता है। तो यहीं पे मुश्किल आ गई। पढ़ाई तो बहुत अच्छी हुई, हॉस्टल में गई, जेएनयू में गई, आईटी कॉलेज में गई, लेकिन शादी कर दी गई अफसर बनने से पहले। और रेस्ट इज हिस्ट्री कि लेकिन कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। तो शादी के हाँ। बाद भी फादर ने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा हूं, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगी, तुम नौकरी में बैठोगी, तुम नौकरी में आओगी। और मैंने यूपीएससी का एग्जाम शादी के बाद दिया। तो मुंबई आ गई, अकोला में सिंह साहब एसडीपीओ थे। तब कोई इस तरह का नेटफ्लिक्स भी नहीं था आपको एंटरटेन करने के लिए, कोई हिंदी के चैनल भी नहीं थे, एक मराठी में आता था थोड़ी देर के लिए टीवी। तो मैं बहुत परेशान हुई और मैंने फिर किताबें मंगाई और मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। और आप मानेंगे नहीं, जब मैं आईएएस का इंटरव्यू देने गई फर्स्ट टाइम, जब मुझे कस्टम की नौकरी मिली, तो आदित्य जो इतने बड़े लॉयर हैं, आई वॉज कैरिंग हिम, आई वॉज 6 months प्रेग्नेंट। तो ये एक महिला की कहानी है कि मतलब आईएएस का इंटरव्यू लोग पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं देने जाने, बट वो इन फैमिली में जाके इंटरव्यू फेस करती है। और उस बार मुझे कस्टम अप्रेजर ग्रुप बी का जॉब मिला। और जब मैं दोबारा देने गई तो फिर आदित्य उस वक्त 5 साल के थे। तो यस, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। आपको पुरुषों के साथ कि आप भी सोचिए कि आप सिर्फ पढ़ के इम्तिहान देके आ जाएंगे, नहीं। आपकी अगर शादी हो गई तो आपको पति को देखना होगा, सास की बात सुननी होगी, उसके बाद आप नौकरी करेंगी। तो ये मेरी जर्नी है कि मैंने शुरुआत तो बड़ी जोरदार करी, लेकिन इन बिटवीन सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए आज मैं जहां हूं वहां मैं पहुंची। मुझे लगता है इससे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं होगी कि आप, जैसा कि आपने बताया कि एक प्रेगनेंसी होने के बाद मतलब बेटे को कैरी कर कर एग्जाम इंटरव्यू देना, मुझे लगता है इससे बड़ा इंस्पिरेशन नहीं हो सकता किसी के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने, आई मीन आप, यू हैव मेंशन आल्सो कि यूपीएससी की तैयारी की, एग्जाम दिया, इंटरव्यू के लिए गई, सरकारी नौकरी मिलना, एक कस्टम ऑफिस में, पोस्टल ऑफिस में जाना, पोस्टल ऑफिस तक पहुंच, इंडियन पोस्टल में काम करना। सरकारी नौकरी छोड़कर ये वकालत क्यों?
लोग कहते हैं अपने यूपी में तो कहते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे सेफ, एक सेफ और सिक्योर जॉब। तो ये वकील बनने का सपना कैसे आया? ये बहुत सही कह रहे हैं। अभी मैं अखबार में पढ़ रही थी कि कुछ रेलवे के क्लर्क की चपरासी की जॉब निकली थी और पीएचडी और बीटेक इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे थे। तो जी। बिल्कुल सरकारी नौकरी का क्रेज अभी भी बना हुआ है। लेकिन मैं जैसे मैंने कहा कि जब वाईपी सिंह एसपी सीबीआई थे तो उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों पे केस किए और उसमें उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो वो अपना केस हाईकोर्ट और कैट में खुद लड़ने जाते थे और मैं यहीं पे जीपीओ में पोस्टेड थी, तो मैं भी छुट्टी लेके, आधे दिन की छुट्टी लेके उनकी किताबें कैरी करती थी। तो वो अपना केस इन पर्सन आर्ग्यू करते थे और मैं उनकी बुक्स लेके जाती थी। तो मुझे पहली बार लगा कि कानून की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अधिकार, जब तक आप अपने अधिकारों को बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप लड़ेंगे कैसे। तो और मैंने ये भी देख लिया कि अगर किसी को कोई रोप इन कर सकता है, अगर पुलिस वाले अपने मिसयूज कर रहे हैं पावर का, अगर आईएएस अपना पावर मिसयूज कर रहा है, तो एक जुडिशरी ही है, एक वकील ही है जो खड़ा होके कह सकता है कि ये करप्शन कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। तो मैंने उस वक्त रियलाइज किया और सुप्रीम कोर्ट से सिंह साहब अपना केस जीत के आए। हाई कोर्ट में तो उन्हें न्याय नहीं मिला उस वक्त, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने केस जीता तो मैं उनके लिए एलएलबी का फॉर्म लेके आई और मैंने कहा तुम लॉ करो, यू आर अ गिफ्टेड लॉयर, विदाउट अ लॉ डिग्री तुमने कपिल सिब्बल को हराया सुप्रीम कोर्ट में। तो जब उन्होंने लॉ ज्वाइन किया तो एक साल बाद मैंने भी एलएलबी ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने देख लिया था कि आप अगर आपको न्याय के लिए लड़ना है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है, तो कानून की पढ़ाई बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता था कि महिलाएं हैं, वो जूझती रहती है सिचुएशन से। आज मेरे पास इंडिया भर से महिलाएं फोन करती हैं। कल ही किसी महिला ने फोन किया कि 18 साल से मेरा हस्बैंड मुझे मार पीट रहा है, बेटी है मेरी 16-17 साल की, अब वो कहता है तुम घर चली जाओ मेरा घर छोड़ के, मैं कहाँ जाऊं। तो मैंने कहा मैं फीस तो, मेरी अच्छी फीस मैं लेती हूँ। बोली मैडम आपकी फीस तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मेरा घर बचा लीजिए। तो ये सब मुझे लगता है कि इसलिए आभा सिंह आज वकील है, क्योंकि आभा सिंह उन मिलियंस ऑफ पीपल जिनकी आवाजें नहीं सुनी जा रही है उनकी आवाज बन के मैं आई हूँ। मैं कहती हूँ आधी आबादी जो मूक है उनकी आवाज और मुद्दे उठाने के लिए मैं वकील बन गई। तो आवाज से बात करें, जैसे कि आपने कहा बहुत सारे दुनिया भर से महिलाएं आपको फोन करती हैं, ऐसा कोई केस है जो इतने सालों में आपको कभी मतलब एक्सपीरियंस में दौर में ऐसा लगा बहुत टफ है, हालांकि आपने सॉल्व कर लिया होगा उसे, लेकिन फिर भी रहा कि नहीं ये केस काफी टफ रहा मेरे लिए? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी मैंने वो एक केस स्वप्ना पाटकर का किया था हाई कोर्ट में। मतलब उनको कह दिया गया कि आपकी डिग्री जो है सही नहीं है और उनको अरेस्ट कर लिया, पॉलिटिकल मैटर था। लेकिन अभी वो बात कर रही थी मैं उनसे, और ट्रायल कोर्ट से बेल नहीं हुई, सेशंस में बेल नहीं हुई। लेकिन मेरी बेटी ईशा जो अभी आईपीएस बन के चली गई, उनका कहना था माँ ये वकील नहीं करा पा रहे हैं बेल, लेकिन तुम हाथ लगाओगी तो तुम जरूर करा दोगी। और हाई कोर्ट में हमने रिट फाइल करी। रिट में बेल होती नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि उसमें 3-4 दिन 2-2 घंटे हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता रहा और मैं बार बार ये कह रही थी जज से, जस्टिस शिंदे की बेंच में, कि ये पीएचडी डिग्री जो है ये इन्होंने फॉल्स चार्ज लगाया है। अगर पीएचडी डिग्री फेक भी है तो भी ये बेलेबल ऑफेंस है। और इंडिया भर में, स्पेशली मुंबई पुलिस हो या कहीं भी पुलिस हो, ये अपने पावर का मिसयूज करते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल बना देते हैं। तो इन्होंने जो चार्ज उसमें लगाया उसमें तो 10 साल की सजा थी। और अगर आप मेरिट पे जाइए तो वो ऐसा गुनाह था, अगर गुनाह भी था तो उसमें बेल मिलनी चाहिए थी। तो आप मानेंगे नहीं, उस बीच में मेरे बेटे की सगाई होनी थी और मुझे होश नहीं था कि मुझे सगाई की तैयारी करनी है। बाद में मुझे लोगों ने कहा भी अरे लोग इतनी तैयारी करते हैं तुम ऐसे ही चलेगी। मैंने कहा नहीं, मेरी एक बच्ची जेल में है, मुझे उसको बेल करानी है। तो इतना टफ केस था, लेकिन मैं मदर डॉटर लगे रहे। 2-2 घंटे हमारी कोविड के टाइम पे हियरिंग चलती रही और फाइनली उसको मैं जेल से निकाल लाई। तो ये, और आज भी वो जजमेंट जो है मेरे यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड पे, और इंडिया भर से लोग मांगते हैं, क्योंकि 467 ऑफ द आईपीसी, जो कि जज ने बोला भी कि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसको पुलिस ने क्यों नॉन बेलेबल बनाया। तो इससे हजारों लोग जिनके ऊपर पुलिस गलत चार्ज लगा के डाल देती है, उनको इससे राहत मिलेगी। तो ये मुझे लगता है रिसेंट ईयर्स में मेरा बहुत टफ केस था जो मैंने हाई कोर्ट से बेल कराई। और अभी भी मैंने
पिछले फ्राइडे को ही 3 दिन पहले चीफ जस्टिस कोर्ट में मैंने मेंशन किया, एक महिला है जो थाने जेल में 4.5 साल से उसको बेल नहीं हुई है। वो दूध पीते बच्चे की माँ थी जब उसको प्रदीप शर्मा ने एक मकोका का चार्ज लगा के, उसके हस्बैंड से झगड़ा था और उस पर चार्ज लगा के उसको अरेस्ट कर लिया। 4.5 साल से उसको बेल नहीं हुई है, हाई कोर्ट से भी नहीं हुई है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा है कि इस केस को आप लिस्ट करिए और इसको न्याय दिलाइए। तो मैं ऐसे ही चैलेंजिंग केसेस लेती हूँ जहां लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जहां पे मुझे लगता है कि इनको बाहर आना चाहिए। तो ये मेरे जो है फोर्टे मैं कहूंगी, बड़े टफ केसेस में हैंडल कर रही हूँ। आपने फैमिली की बात की, तो कैसे, जैसे कि आपने कहा कि केस के दौरान बेटे की शादी थी लेकिन समय नहीं हो पा रहा था, तो किस तरह से आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करती हैं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में? देखिए, हो जाता है कि फिर मैंने कहा ना, एक ही लाइन बचपन से बताया गया, जहां चाह वहां राह। तो मैं जहां चाह और वहां राह के बीच में निकाल लेती हूँ समय। बीच बीच में ऑफिस से निकलती थी, कालबा देवी मार्केट जाना हो या टेलर के पास जाना हो, कुछ भी करना हो किसी तरह। प्लस बेटी मेरी बहुत साथ देती है। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि ईशा वॉज ऑलवेज माई राइट आर्म। उन्होंने हमेशा की, कोई नहीं माँ, तुम काम देखो, मैं हैंडल कर लूंगी। सो हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, सब लोग कुछ कुछ काम कर लेते हैं। और बिल्कुल बेटे की शादी में भी हम लोगों ने करके, बट इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय अस इन अ वेरी नाइस वे। एवरीबडी फेल्ट कि हम लोग हर जगह खड़े थे उनको रिसीव करने के लिए। इनवाइट में भी पर्सनल टच था, रूम में भी छोटे छोटे गिफ्ट्स रखे हुए थे कि टू मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। तो मेरा जो कहना है, जब मैं कोई वकील भी रखती हूँ, कोई इंटर्न भी रखती हूँ, मैं एक ही चीज पूछती हूँ, आर यू पैशनेट अबाउट इट? क्या तुम ये चीज सिर्फ एक तनख्वाह के लिए कर रहे हो, या तुम्हें एक जोश है कुछ करने का? तो मैं अपने को उसमें रखती हूँ कि मैं कोई छोटा भी काम करूंगी तो मैं उसको अपने दिल से करूंगी, सिर्फ दिमाग से नहीं करूंगी। तो दिमाग और दिल जब दोनों लगता है तो जो है वो कभी थकान नहीं होती। सही है, शायद आउटपुट बेहतर होगा। जी। क्या आपकी क्या राय थी महिलाओं की एजुकेशन को लेकर बात करें, महिलाओं के एजुकेशन की क्या सिचुएशन इस वक्त है, और क्या राय रहती है आपकी कि महिलाओं को कितना पढ़ना चाहिए? देखिए, आज शिक्षा आभा कितनी सिंह, महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी जरूरी आपकी राय में? देखिए अगर आज आभा सिंह कुछ है तो सिर्फ अपनी शिक्षा की वजह से है। आभा सिंह मुंबई में एक यंग ब्राइड बन के आई थी, सिर्फ एमए पढ़ा हुआ था, उसके बाद एमफिल किया, यूजीसी का एग्जाम क्लियर किया, स्कॉलरशिप पे मैंने अपनी एमफिल और पीएचडी करी। ये भी था कि अरे शादी हो गई, फादर से पैसा ले नहीं सकते, और अपनी इज्जत होती थी कि हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना नहीं है, तो यूजीसी का एग्जाम दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर आप बेटियों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, कि आज इतनी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, कहते हैं कि 50% महिलाओं को पति घर में पीटते हैं, तो ऐसे में तो आप तभी खड़े हो सकते हैं जब आप एजुकेटेड हैं, जब आपके पास एक नौकरी है। मैं आज ही कह रही थी किसी से कि मैंने कहा, अगर आपके ऊपर एक छत होती है तो आप अधिकार से खड़े हो सकते हैं। अगर आपके पति ने आप पे एक हाथ उठाया तो आप निकल के जा सकते हैं कि मेरे पास एक जगह है। कई महिलाएं, जैसे जो महिला मुझसे कह रही थी 18 साल से उसकी पिटाई हो रही, लेकिन तब भी वो मायके जाना नहीं चाहती, वो आजमगढ़ की थी, बोली मैं फिर गांव में जाऊंगी, मेरे फादर टीचर थे, रिटायर हो गए, और उनकी बेइज्जती होगी कि लड़की छूटी है, मतलब छोड़ दी गई है। तो देखिए कितना दुख का शब्द है कि मतलब छोड़ी हुई है, छूटी है। और तो बोली कि मुझे किसी भी तरह आप यहाँ पे कर दीजिए कि पति मेरा ना छोड़े, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, कल कोई उससे शादी नहीं करेगा कि इसकी माँ को छोड़ दिया गया। तो ये सब क्यों प्रॉब्लम्स होती है? क्योंकि आप मायके में शादी के बाद जा नहीं सकते, आपके पास अपनी नौकरी नहीं है, आपके पास कोई घर नहीं है। तो इन सब का एक ही सार है, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन होगा तो आप पे जॉब होगी, जॉब होगी तो आप पे तनख्वाह होगी, आप पे इंडिपेंडेंस होगी। तो बिल्कुल मैं सबसे बड़ी चीज मानती हूँ कि आप अपनी बेटी को गहना मत दीजिए, आप अपनी बेटी को कुछ मत दीजिए, लेकिन उसको पढ़ाइए जरूर, उसको एक वोकेशनल कोर्स कराइए, एक टेक्निकल कोर्स कराइए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और मुझे लगता है उसके बाद तो आधा क्राइम जो महिलाओं के प्रति होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का होता है, डाउरी का होता है, सब खत्म हो जाएगा। ये बात सही कह रही हैं आप। शायद वोकेशनल कोर्सेज की आपने बात की, तो शायद इन सब चीजों की प्रैक्टिकल नॉलेज की महिलाओं को ज्यादा जरूरत है, जिससे वो अपना घर भविष्य में चला सके अगर इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़े तो। आपकी नजर में किन महिलाओं को, किन समस्याओं को, किन किन चुनौतियों से हमेशा सामना करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए?
देखिए, मैं अगर बताऊं तो लड़कियां, जैसे यूपी का मैं फिगर्स देखती हूँ, एनसीआरबी फिगर्स हैं। लड़कियां जब स्कूल जाती हैं, गांव में दूर होते हैं स्कूल, सेफ्टी नहीं होती, लड़के मनचले, उनके पीछे स्टॉकिंग का ऑफेंस होता है, लड़के पीछे पीछे जाते हैं। साथ ही साथ वो फिर क्या होता है, पेरेंट्स को बताती हैं तो पेरेंट्स कहते हैं अरे स्कूल छोड़ दो, तुम मत जाओ। तो इसलिए 100% एनरोलमेंट होता है प्राइमरी लेवल पे, लेकिन लड़कियां जब 8th 9th में आती हैं तो 40% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। तो ये देखिए प्रॉब्लम होती है, हायर एजुकेशन उनको नहीं मिलता है। फिर चाइल्ड मैरिज भी मैं तो कहूंगी कम हुई है, लेकिन तब भी अभी है, कई जगह 17-18 साल की उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है। तो वोकेशनल कोर्स उनको मिलता नहीं, डिग्री उनके पास होती नहीं है। फिर आप आइए फीमेल फीटिसाइड। आप माँ बनना चाहती हैं, अगर आप गर्भवती हैं और टेस्ट में बेटी आई, तो आपके सास ससुर कहेंगे नहीं तुम जो हो बच्चा गिरा दो। मैं कहती हूँ इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि एक माँ भी नहीं माँ बन सकती बिना अपने हस्बैंड की परमिशन के, क्योंकि उसको बेटा चाहिए। तो आप ये देखिए, ये फीटिसाइड का प्रॉब्लम आता है। फिर मैं कहती हूँ किसी तरह वो कोख में रह के बच्ची जन्म लेती है, पढ़ती है, ऑफिस में आती है, वहां पे क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। हमारा पॉश का कानून आया है, वहां पे जब उसके साथ इस तरह का होता है, मेरे पास कितनी महिलाएं आती है। अभी मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है कि वो एक महिला ने केस किया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बैठी, उसने कहा नहीं तुमने कंप्लेंट सही नहीं करी, और उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। तो मैंने कहा इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है कि आप इतनी मेहनत से पढ़ लिख के नौकरी करने पहुंचे और आपने सोचा अरे मेरा जीवन सुधर गया, और वहां पे आप इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं। मी टू मूवमेंट क्या था, यही था ना, महिलाएं जो 20 साल से चुप सुन रही थी, बाद में उन्होंने हिम्मत करी बताने की। तो ये हर स्टेज पे महिलाओं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे घर पे हो, घर पे डाउरी का अभी भी टॉन्ट किया जाता है कि तुम खाली हाथ चली आई, तुम ये लाई नहीं। अब आज भी देखिए 90% शादियों में लड़की वालों को ही सारा खर्चा करना पड़ता है। कई डिवोर्स केसेस में हैंडल कर रही हूँ, तो पेरेंट्स कहते हैं साहब 1 साल भी शादी नहीं चली, लाखों रुपए हमारे सिर्फ खिलाने खाने पीने लेन देन में खर्च हो गए। मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ कि बेचारे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी बेटी की सास को आपको गोल्ड देना है, नंद को गोल्ड देना है, तो इस तरह का फोर्स करते हैं आप। तो मुझे लगता है अभी भी हम बात तो करते हैं कि सबका विकास, और हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, बट आज भी नारी काफी हद तक अबला ही है। अबला से साथ साथ कितनी सुरक्षित है महिलाएं आपकी नजर में? देखिए, सुरक्षित की अगर हम बात करें तो जो एनसीआरबी फिगर्स हैं वो कहते हैं कि जो मैक्सिमम क्राइम होता है वो महिला के आसपास के लोग ही करते हैं। तो इसका मतलब वो चार दीवारी में भी है तो वो सेफ नहीं है। आज जिस तरह की साइबर क्राइम हो रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है बच्चा हमारा घर में सेफ है, लेकिन वो बेचारी इंटरनेट पे किससे कनेक्ट कर गई है, कौन उसको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन उसकी फोटो लेके उसको पोर्नोग्राफी कर रहा है, जिस तरह का भी बुली बाई करके व्हाट्सएप मतलब वो जी बन जी। गया था। तो मुझे लगता है कि सेफ्टी का इशू पहले से बेटर है कि आज, बट क्राइम इज स्टिल देयर। रेप केसेस में आप कन्विक्शन देखिए सिर्फ 29% है, तो इसका मतलब 100 में 50 से ज्यादा रेपिस्ट छूट जाते हैं। फिर आप आइए एसिड अटैक केसेस। एसिड अटैक केसेस, ऑनर किलिंग की फिगर्स मैं आपको बताऊं, हरियाणा वगैरह में 700% इंक्रीज हुआ है ऑनर किलिंग में। एसिड अटैक केसेस 700% इंक्रीज हुए यूपी में। क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़की पुरुष को, जो लड़का उसको पीछे घूम रहा है और वो ना बोल देती है, तो वो कहता है कि देखिए, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है, वो कहता है तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तू अपनी खूबसूरती पे घमंड करती है, तेरी खूबसूरती हम खत्म कर देंगे, एसिड फेंक दिया। ऑनर किलिंग, अगर कोई लड़की अपने मन से शादी कर रही, जब आप नौकरी में आ गए तो आप खुद डिसीजन लेते हैं कि हम खुद जिससे चाहेंगे प्यार करेंगे, तो आपने जो है वहां पे उसका गला घोटवा दिया। इससे बड़ा क्या गुनाह होगा कि माँ बाप को ही आप फोर्स कर दीजिए कि वो अपने बच्चे का गला घोट दे। तो ऑनर किलिंग, एसिड अटैक, इन तरह के जो केसेस हो रहे हैं, साइबर बुलिंग, तो मुझे लगता है कि सुरक्षा के मामले में, और प्लस पुअर कन्विक्शन, तो मैं कहूंगी कि आज सुरक्षा जो है थोड़ी बड़ी हो, लेकिन तभी भी आज महिलाएं असुरक्षित है। एक बेटी की मैं माँ हूं, और वो रात में जाती है तो मैं भी तब तक परेशान रहती हूँ कि वो घर आ गई कि नहीं आ गई, उसने किस टैक्सी वाले को लिया है, वो टैक्सी वाला टैग्ड है कि नहीं है। तो यही बच्चे विदेश जाते हैं, वहां पे हमें टेंशन नहीं होता, क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उनकी पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। अब हमारी पुलिस तो इतनी करप्ट है
कि वो मतलब रेपिस्ट और क्रिमिनल से पैसा लेके एफआईआर नहीं लिखेगी। तो मुझे लगता है कि जब तक हम पुलिस का करप्शन नहीं रोकेंगे, पुलिस को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, तो चाहे आप डेथ पेनल्टी ले आइए रेप के लिए, चाहे आप 498A में कड़ी से कड़ी सजा ले आइए, एसिड अटैक में आप 10 साल की सजा ले आइए, लेकिन जब कन्विक्शन ही नहीं होगा, जब पुलिस सही ढंग से आरोपी को अरेस्ट नहीं करेगी, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। तो सबसे ऊपर मैं लगाती हूँ पुलिस का भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से महिलाएं असुरक्षित है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसे आप प्रेरणा मानती हैं? अपनी आपकी प्रेरणा कौन है, जो एक गांव से उठकर शहर और शहर से आज इतने लाखों महिलाओं की आवाज बनी है? आप कौन है आपकी प्रेरणा? देखिए, मैं तो कहूंगी मेरे माँ बाप, क्योंकि बचपन में मैंने कहा ना 70s में 3 स्कूल माँ ने बदले। माँ लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाया, फिर आईटी कॉलेज में हॉस्टल में मैं गई 80s में, फिर जेएनयू पढ़ने गई। तो ये माँ बाप थे जिन्होंने कहा कि नहीं, और फादर ने एक ही चीज कही थी कि तुम आईपीएस से शादी तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी भाई, लेकिन तुम रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में नहीं रहोगी। मेरी बेटी किसी पति के नाम से नहीं जानी जाएगी, मेरी बेटी आभा सिंह के नाम से ही जानी जाएगी। आभा का मतलब माँ कहती थी कि जो सूरज की पहली किरण होती है उसको आभा बोलते हैं। तुम बोली मैंने तुम्हारा नाम बहुत सोच के रखा, तुम अपनी आभा बिखेरोगी अपने बल पर। तो मैं अपने माँ बाप की प्रेरणा बहुत बड़ी मानती हूँ। और हालांकि मेरे मामा जो मेरी मदर के बड़े ब्रदर वो आईएएस में थे, वो कहते थे नहीं, तुम सिर्फ अपने फादर मदर को ही क्रेडिट नहीं दे सकती, तुम्हें इसको वाईपी सिंह को भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तुम्हें कहते तुम्हारी शादी हो गई थी, तुम पढ़ रही थी, अगर वो कहते नहीं पढ़ाई छोड़ दो तुम घर में रहो, और वो उस तरह से तुम्हें फ्रीडम नहीं देते, हालांकि मैं कहती हूँ मैं फ्रीडम लड़के ले लेती जिस तरह की मैं महिला हूँ, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हस्बैंड जो आपके पीछे खड़े हो गए, क्योंकि नौकरी छोड़ने की मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बट सिंह साहब को लगता था, वाईपी को हमेशा लगता था कि तुम्हारी जो आभा है उसकी प्रतिभा चारों ओर जानी है, एक नौकरी में सीमित नहीं रहनी है। और तो प्रैक्टिस में तो उन्हीं का मोटिवेशन था। तो बिल्कुल आई हैव अ हस्बैंड जो इनसिक्योर नहीं है, जो जिसकी ईगो नहीं है कि मेरी बीवी मुझसे आगे चली जाए। उल्टे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे जब मैं वकालत में आई तो सिंह साहब ने 2 कदम पीछे किए, बोले अब हाईकोर्ट में तुम अपीयर करो। मैं आदर्श जब उन्होंने किया था इतना बड़ा आदर्श एक्सपोज, उसके बाद जब मैं आई तो बोले नहीं अब तुम करोगी। तो मैं जितना अपने पेरेंट्स को ग्रेटफुल हूँ, उतना ही मैं वाईपी सिंह को भी कहूंगी, क्योंकि ये वाला जो लाइफ है लॉयर की, ये जो आभा आप आज देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वाईपी सिंह ने भी गढ़ा है इसको। मतलब मान सकते हैं वाईपी सर की कहना, मतलब उनके बैक फ्रूट ले कह सकते हैं, एक पिलर की तरह उन्होंने काम किया है, साथ दिया है आपका। बिल्कुल बिल्कुल साथ दिया है, नहीं और किया भी है, मतलब क्योंकि मैं आज काउंसिल हूँ, तो काउंसिल तो वही बोलता है जो लॉ पॉइंट ड्राफ्ट होता है, जो लीगल पॉइंट्स होते हैं, तो वो चीजें वाईपी सर ही बनाते हैं। मतलब वो लीगल उसमें इनफैक्ट कहते हैं कि अगर तुम मुझे बॉस समझ लो तो तुम और बेटर परफॉर्म करोगी, लेकिन तुम ऑफिस में भी बीवी बनना चाहती हो। सो यस, कोई भी देखिए, मैं ये फैक्ट मानती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट की बात हम कुछ भी करें, लेकिन अगर घर पे महिला को उसका पति नहीं सपोर्ट करता तो फिर वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुल के नहीं आगे जी सकती। मेरे पास इतने केसेस आते हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो इतना सस्पिशियस है, मैं किसी से बात करूंगी ऑफिस के तो वो कहेगा तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तो देखिए इस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। महिलाएं कहेंगी हस्बैंड जो है, जो हम तनख्वाह लाते हैं, वो कहेगा तुम घर में खर्च करो। बोली हम एक पैसा खर्च कर नहीं सकते। तो मैं आज भी कहती हूँ कि महिला जो है जितनी बड़ी बात कर ले, लेकिन उनकी आजादी वहीं तक है जहां तक उनको घर के पुरुष देते हैं। आपका जो कह सकते हैं कि परिवार में जिस तरह से एक मतलब घिराव जो रहा आपके आसपास में, बेटी आईपीएस, बेटे वकील, खुद भी एक एडवोकेट, नॉन एडवोकेट, एंड आप खुद प्रतिष्ठित एक लॉयर हैं, साथ ही वाईपी सर एक्स आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, साथ ही मामा जी का आपने जिक्र किया। तो परिवार जो है अफसरों से भरा रहा है, अच्छे बड़े बड़े ओहदों से। तो क्या मैसेज आप उन महिलाओं को देना चाहती हैं जिन्हें कई बार डिमोटिवेशन फील होता है? तो किस तरह का मैसेज आज नवभारत के दर्शकों को इस कैंपेन के जरिए आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो कहूंगी कि नवभारत ऐसे आप इंटरव्यूज करते रहिए, क्योंकि बिल्कुल सही है, कभी कभी महिलाएं जब हतोत्साहित हो जाती हैं
उनको रोल मॉडल लगता है, उनको एक आशा की किरण जगाने के लिए कोई चाहिए होता है। और मैं अपनी बेटी से भी जब फोन पे भी बात करती हूँ, ईशा अभी मसूरी में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही है, मैं कहती हूँ देखो, जब जागो तो सवेरा, कभी देर नहीं हुई। और ये लाइफ का मेरा मोटो रहा है, मैं इसको मान के चलती हूँ, जब जागो तो सवेरा। शादी हो गई, कोई नहीं, अच्छी बात है। आईएएस का इम्तिहान देना है, बच्चा भी होना है, कोई नहीं, बच्चा भी हो गया तो भी मुझे पढ़ने को तो कोई नहीं रोक सकता। मैं एक घर के कोने में बैठ के किताब पढ़ सकती हूँ। वकालत का एग्जाम देना है, दोनों बच्चों के बाद मैंने लॉ किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे लीन इंडिया में स्कॉलरशिप मिली लीडरशिप करने की, तब बेटा 18 साल का था, मैं लंदन भी गई पढ़ने के लिए। तो मैं ये मानती हूँ कि आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं, बनाते हैं, और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये तय कर लिया कि मैं तारे तोड़ूंगी, तो आप तारे तोड़ लेंगे। लेकिन पहले ही आप सोच लेंगे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर कॉस्मिक फोर्सेस भी आपको सपोर्ट नहीं करते। तो जो मेरा कहना है कि कभी किसी चीज की देर नहीं हुई है, और अपने ऊपर फेथ रखिए। और एक चीज से मैं नफरत करती हूँ, दैट इज सेल्फ पिटी, कि अपने ऊपर, कि अपने मुकद्दर को ठोकने लगी कि अरे मैं तो बदकिस्मत हूं, मैं ये हूं ना। कोई ये नहीं होता है। आप जो है अपने ऊपर विश्वास रखिए, तो आप आगे जाएंगे। और आप पहले ही हथियार डाल देंगे तो फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब महिलाएं कहती हैं हमको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, तो मैं कहती हूँ निकलो बाहर, नौकरी करो। नौकरी नहीं है तो पढ़ाई करो, लेकिन सास के सामने बोलो, दोस्तों के सामने बोलो, हस्बैंड को अकाउंटेबल करो, तो रास्ता निकालने पे निकलता है। तो यही मैसेज मैं हर महिला को दूंगी कि हो सकता है तुम्हारी आज की शाम इतनी सुखद ना हो, या सुबह का सूरज जो है इतना अच्छे से नहीं, तुम्हें लगा कि आज की सुबह मेरी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर सुबह अच्छी नहीं है तो मैं ये जरूर तुम्हें गारंटी दूंगी कि तुम्हारी शाम अच्छी होगी। और अगर शाम अच्छी नहीं है तो अगला सूरज जरूर सुखद खबर लेके आएगा। इस विश्वास से मैं जीती हूँ, और यही विश्वास मैंने अपने बच्चों को दिया है कि जब जागो तो सवेरा। इतना इससे बेहतर मैसेज कुछ नहीं हो सकता है। तो आभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपर वुमेन कैंपेन से जुड़ने के लिए। हम और नवभारत का परिवार चाहेगा कि आपके इसी तरह आप हर महिला की आवाज बने और उन्हें इंसाफ दिलाएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अच्छे कैंपेन्स आप चलाते रहिए। और मैं तो कहूंगी हर महिला में सुपर वुमन बनने की ताकत है, और जिस दिन वो ठान लेगी, चाहे वो गांव की महिला हो। मैं अभी भाई का कैंपेन कर रही थी पॉलिटिक्स का, तो मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली, और मैंने देखा कि महिलाएं रात के 10-10 बजे तक आ रही थी इलेक्शन सभा सुनने के लिए। तो मैंने कहा देखो, आज आधी आबादी भी जान गई है कि हमारे वोट का महत्व है। तो जो है भारत की महिलाएं जो है, मैं तो कहूंगी बहुत ही जीवट है, मजबूत है। वो सिर पे लकड़ी लेके भी चल सकती हैं, कुएं से पानी भी ला सकती हैं, और वक्त पड़े तो ग्राम प्रधान भी बन सकती हैं।